क्वेश्चन है कि सुंदरवन क्षेत्र में सुंदरवन क्षेत्र में है तो किस सुंदरवन के क्षेत्र में, तो कहता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार न उष्ण उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र ने सघन मैंग्रोव वन। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सुंदरवन क्षेत्र जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिल से बनता है और वो स्पेशली मैंग्रोव वन के लिए ही जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये सारे पहाड़ी इलाके जहाँ भरपूर मात्रा में क्या पेड़ पौधे या वन क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसा, रेगिस्तान लोमड़ी किसके उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तान लोमड़ी, ये सब विलुप्त तो नहीं है, लुप्त प्राय भी, विलुप्त या लुप्त प्राय ये भी नहीं, तो आंसर बच जाता है दुर्लभ प्रजाति के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार उद्मुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल। कितना द्वीप? 21 द्वीप शामिल। तो यह आंसर आ जाएगा आपका नीलगिरी मन्नार की खाड़ी। आंसर आ जाएगा कौन सा? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? बिहार में। वाल्मीकि है, दुधवा नहीं है, गजनेर नहीं है, भीम बांध है। तो आंसर आ जाएगा 1 और 4। तो देखिए कहाँ ऑप्शन 1 और 4, ठीक है। नेक्स्ट है, गैंगोटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गैंगोटिक डॉल्फिन, तो गैंगोटिक डॉल्फिन के बारे में, तो गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया। नहीं, लुप्त प्राय अभी ये नहीं है, हाँ, अभी भी ये पाया जाता है। संकटग्रस्त कह सकते हैं लेकिन लुप्त प्राय नहीं कह सकते हैं। गैंगोटिक डॉल्फिन का बात करते हैं तो उसका आँख नहीं होता, जिसके कारण उसे अंधा होने का कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर 2 सही है। नेक्स्ट है, यह इक्को लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ता है। ये भी सही है, क्योंकि इसको आगे बढ़ने या शिकार करने या भोजन करने के लिए इक्को लोकेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये भी सही है। तो आंसर 1 नहीं होगा, तो 1 जहाँ जहाँ है आप उसको काट दीजिए। जब 1 इसमें है, इसमें और उपरोक्त सभी में भी 1 है, तो ये तीनों कट गया, बचा हमारे पास आंसर C। नेक्स्ट है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते। ध्यान दीजिएगा, कांटेदार जंगल ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पानी की कमी हो, है ना। तो आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जगह पहाड़ी इलाका है लेकिन मरुस्थलीय नहीं। यहाँ भी मतलब वन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बारिश भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक है? 75% से अधिक है ना। अच्छा, 75% से अधिक नहीं है, तो मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश है जहाँ 75% से अधिक नहीं है। तो एक ये भी हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसमें से 1 से अधिक हो जाएगा, चूँकि मिजोरम में तो है लेकिन मेघालय में 75% से अधिक नहीं है। नहीं तो नागालैंड में तो हम कह सकते हैं 1 से अधिक। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? ध्यान दीजिएगा, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रतिशत। क्वेश्चन है 2001 और 2002 का, है ना, 2001 और 2002 का। तो इसके अनुसार जो आंसर आएगा 20.7%, लेकिन अभी 21% से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन के लिए जाना जाता है? कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आ जाएगा पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र, मतलब ये कि कौन सा राज्य है जिसमें प्रतिशत वन अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब ये कि वहाँ का जितना क्षेत्रफल है उस पर ज़्यादातर पेड़ पौधे थे। ये आएगा आपका मिजोरम। कौन आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा, है ना। जबकि ऊपर में क्वेश्चन हम देखे थे तो नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में है, मेघालय में भी 75% से अधिक नहीं है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? भारतवर्ष में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? तो आंसर आ जाएगा आपका 81,000 प्रजाति जीवों की है एवं 47,000 प्रजाति वनस्पतियों की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य क्षेत्र में से किन में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नगर। देखिए दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप पे इस सब पे तो पेड़ पौधा एकदम भरा पड़ा है। पांडिचेरी भी साउथ में यहाँ भी भरा है। एक चंडीगढ़ है जहाँ सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते? तो पूर्वी घाट, अंडमान, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम, ये सब जगह पाया जाता है। अंडमान में भी पाया जाता है। ऑप्शन आएगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आंसर आ जाएगा आपका ए, पूर्वी घाट। नेक्स्ट है केरल की शांत घाटी संरक्षित है। केरल की शांत घाटी, क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि शांत घाटी या साइलेंट वैली है कहाँ? तो ये केरल में। कहाँ? केरल में। अभी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ये है इसमें पौधे और तथा जानवरों की बहुत दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मिट्टी खनिज से भरपूर है, नहीं ऐसा नहीं है। कृषि परियोजना के लिए भूमि के क्षेत्र का बड़े पैमाने का उपयोग है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, है ना, कि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत अधिक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम घाट उत्तर पूर्वी की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट मतलब ये क्षेत्र, है ना, पश्चिमी घाट ये क्षेत्र, है ना, पश्चिमी घाट हो गया। उसके बाद कहता है क्या? पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार। अभी हम लोग ने देखा था कि यहाँ सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते। ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग ने अभी यही देखा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टी सीमा परियोजना। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों को एकीकरण से जोड़ा? मतलब दो नदियों को जोड़ने के लिए। तो कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी सही आंसर। नेक्स्ट है भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। ध्यान दीजिएगा, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किसका? सिंचाई का। बृहद परियोजना, न केवल बृहद नहीं, लघु परियोजना केवल नहीं, लघु एवं बृहद परियोजना ये दोनों मिला करके अधिकतम सिंचाई होता है। सिंचाई नहर निकाली गई, सारण सिंचाई नहर निकाली गई। ध्यान दीजिएगा, ये भी गंडक से ही निकाला गया। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिवेणी नहर को भी गंडक से ही निकाला गया और सारण सिंचाई नहर भी कहाँ से निकाला गया? गंडक से निकाला गया। तो आंसर इसका सही हो जाएगा गंडक नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहर प्रणाली में किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है? किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा शहर, शारदा, त्रिवेणी और पूर्वी। हमने अभी देखा ना, त्रिवेणी नहर गंडक नहर का ही एक निकाला हुआ नहर है, या गंडक नदी से ही निकाला हुआ है, तो त्रिवेणी नहर से। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। मतलब किन किन राज्यों का ये संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तो नहीं होगा, है ना, हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर? भाखड़ा नागल सतलुज नदी पे, ये सबको मालूम है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल उत्पादन केंद्र है? ना, मतलब जल विद्युत केंद्र सबसे पुराना कौन सा है? तो मचकुंड, शिव समुद्रम, मयूराक्षी, पल्ली वासर। आंसर आ जाएगा शिव समुद्रम। आंसर क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बिल्कुल एकदम सतलज की तरह, ये महानदी पे है। कौन सा है? महानदी पे, है ना। जैसे ऊपर में कौन सा बांध था? यह था भाखला नागल, ये सतलज नदी पे, तो हीराकुंड महानदी पे, और टिहरी भागीरथी नदी पे। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। नागार्जुन सागर किस पे है? तो ये आपका कृष्णा नदी पे। किस पे आ जाएगा? कृष्णा नदी पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांध किस नदी पे? तो ये बराकर नदी पे। बस आंसर सही हो गया। कौन सा नदी? बराकर नदी। तो मैथान, बेलपाड़ी तथा तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पे रखी है? मंडल बांध परियोजना, है ना। तो ये आंसर इसका हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, है ना। तो राणा प्रताप, नाम से ही पता चल रहा है कि राणा प्रताप सागर कहाँ है? तो राजस्थान, चूँकि राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ये सब तो राजस्थान से ही संबंधित है। नेक्स्ट है कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। किसको उगाने से? डैश के उगाने से। तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल, एक ही साथ दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल, और इसमें से कोई नहीं। तो कृषि में युग्म पैदावार का मतलब होता है विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने से।
विभिन्न मौसमों पर दो फसल को उगाने से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता, ध्यान दीजिएगा, कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, और कौन सा है, कीटनाशक का प्रयोग और उर्वरक का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, सिंचाई के लिए कुशल सिंचाई की भी ज़रूरत है, गुणवत्ता युक्त बीज का भी ज़रूरत है, उर्वरक का भी ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़ने पर कीटनाशकों का ज़रूरत है। आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? किसका रकबा सर्वाधिक था? चावल का। किसका? चावल का। और दूसरे नंबर पे आता है गेहूं का। पहला चावल और दूसरा गेहूं, है ना। नेक्स्ट है, फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? भैया फल और सब्जी दोनों मिला करके अगर हम खेती की बात करते तो ये कहलाता है बागवानी। क्या कहलाता है आपका? बागवानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर के हरित क्रांति का हरित क्रांति कहाँ गया जी? हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि हरित क्रांति आया किस लिए था। तो ये आता खाद्यान्न उत्पादन के लिए। अब इसका ऑप्शन है हरी सब्जियों के लिए, गहन कृषि जिला के लिए, उच्च उपज किस्म के कार्यक्रम के लिए, और बीज उर्वरक जल तकनीक। नहीं, इसका मेन उद्देश्य था खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए भैया? खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा उच्च उपज किस्म के कार्यक्रम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की। स्वतंत्रता प्रगति के बाद भारत ने सबसे अधिक जो प्रगति की वो गेहूं के लिए की, गेहूं के उत्पादन में की। किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में के संबंध में क्या सही है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय हरित क्रांति, तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना। नहीं, ऐसा नहीं, जब हो गया है तो वो तो कंटिन्यू होता रहेगा ना। दूसरा, इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीकी का विस्तार करना। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि। ऐसा नहीं कि जो पहले हो चुका है उस फसल को छोड़ देना, ये गलत बात है। नेक्स्ट है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समकालन करना। हाँ, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। कौन सा ऑप्शन है? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। तो आंसर ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है आपका उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज का उत्पादन सही है, सिंचाई, अभी हमने ऊपर देखा था, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़क और विपणन। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है हरित क्रांति के घटक, ये दोनों तो था ही उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन और सिंचाई के लिए, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये सभी की सब्जी। तो आप ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सभी। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है ना? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, नील क्रांति, श्वेत क्रांति, सभी से है। इंद्रधनुषीय क्रांति में ये सभी के सभी आ जाते। कौन कौन आ जाते हैं? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है कि काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति का संबंध किसे? मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, सरसों उत्पादन, कच्चा तेल। कोयला उत्पादन से काली क्रांति का संबंध किससे भैया? नहीं, कोयला नहीं, ये मत्स्य उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध किससे? कच्चा तेल उत्पादन से। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में किसमें उत्पादन सर्वाधिक वृद्धि हुई है ना? हरित क्रांति के कारण सबसे अधिक जो उत्पादन हुआ है वो हुआ है गेहूं का। किसका? गेहूं का। नेक्स्ट है, रबी के फसलें नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नकदी फसल किसे कहा जाता है? नकदी फसल जो खेत से कटाई हुआ, लगले मार्केट में गए और तुरंत क्या हो गया, वहाँ से बिक गया। लेकिन जिसको हम स्टोर कर सकते हैं वो नकदी फसल नहीं कहलाता। अब जूट, कपास, गन्ना, ये सब नकदी फसल। गेहूं जो है नकदी फसल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है,
चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 2022 का क्वेश्चन है और अभी चल रहा है 2026 तक, क्वेश्चन को काट दीजिए, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। कौन सा एक फलीदार फसल है। तो दलहन, ज्वार, बाजरा, एक से अधिक। फलीदार फसल, ये जितने भी तरह का दलहन होता है वो सब फलीदार फसल के उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आ जाएगा, देखिए पंजाब जो है प्रतिशत में है, लेकिन जब क्षेत्र का बात करते हैं या उत्पादन में सबसे अधिक है, चूंकि यहाँ प्रतिशत नहीं, तो अधिकतम गेहूं का उत्पादन कौन करता है, आपका करता है उत्तर प्रदेश। कौन करता है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा। सबसे, देखिए सबसे फसल है तो चावल और गेहूं। कौन सा है, मुख्य फसल जो है भारत का वो है चावल और गेहूं, तो आंसर आ जाएगा चावल। नेक्स्ट है, भारत के चावल का कटोरा क्षेत्र किसे कहा जाता है। भारत में चावल का कटोरा का क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा को किसे बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हम क्या कहते हैं, चावल के कटोरा क्षेत्र कहते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, और आज के लिए ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।